हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। प्रीवियस क्लास में अपन ने फार्मेको डायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स कंप्लीट किया था और उसके बाद आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो ड्रग्स पोर्शन है। उसमें वन बाय वन जितनी भी ड्रग्स है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो जितने भी ड्रग्स है उनको अपन वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली ड्रग्स जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपनी कोलिनर्जिक ड्रग। तो बात करते हैं क्या होती है कोलिनर्जिक ड्रग, कितने इसके टाइप होते हैं, कौन कौन सी ड्रग इसमें होती है और उनका क्या क्या एक्शन होता है। तो बात करें कोलिनर्जिक ड्रग की। कोलिनर्जिक ड्रग का पर्पज क्या होगा? ऐसी ड्रग जो क्या करे, कोलिनर्जिक सिस्टम या कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज करे, उन ड्रग को अपन क्या बोलेंगे? कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन सी ड्रग होगी? कोलिनर्जिक ड्रग या दीज ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग increase the action of cholinergic सिस्टम या कोलिनर्जिक एक्टिविटी। तो ऑलरेडी जब अपन ने रिसेप्टर्स पढ़े थे तो अपन ने पढ़ा था कोलिनर्जिक रिसेप्टर। और कोलिनर्जिक रिसेप्टर का मैंने आपको एक चीज बताया था, ये किसको स्टिमुलेट करता है? पैरासिम्पैथेटिक की तरह एक्ट करता है। जब भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्शन स्टिमुलेट होगा। तो ये जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए। दूसरा अपन ने देखा था कि कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कौन सा होता है? अपना एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन ये आपका मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके रिसेप्टर साइट पे जाके बाइंड होगा कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे, और उसके बाद आपकी जो कोलिनर्जिक एक्शन है वो क्या होता है? स्टिमुलेट होता है। तो ये ऑलरेडी अपन ने जब रिसेप्टर पढ़ा था तब पढ़ा था। अब अपन बात करें ड्रग्स की। तो ड्रग्स क्या हुई? कोलिनर्जिक ड्रग ऐसी ड्रग जो कोलिनर्जिक सिस्टम को स्टिमुलेट करे, उसके एक्शन को इंक्रीज करे, उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनर्जिक ड्रग्स। बात करते हैं इन ड्रग्स के टाइप्स की कि कोलिनर्जिक ड्रग कितने टाइप की होती है। तो कोलिनर्जिक ड्रग को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट टाइप आपकी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, डायरेक्ट एक्टिंग, और सेकंड पार्ट है आपका इनडायरेक्ट एक्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ध्यान रखना है आपको कि कौन सी ड्रग डायरेक्ट एक्टिंग होती है और कौन सी इनडायरेक्ट होती है। हम इसको कैसे याद रखेंगे वो भी अपन यहां समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं क्या होती है डायरेक्ट एक्टिंग और क्या होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग। बात करें डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग का सिंपल सा मीनिंग है कि ऐसी ड्रग जो डायरेक्टली क्या करे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करे, उनको डायरेक्टली स्टिमुलेट करे, उनको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स या डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। ऐसी ड्रग जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी या कोलिनर्जिक सिस्टम के फंक्शन को इंक्रीज करेगी, बट डायरेक्टली रिसेप्टर पे स्टिमुलेशन नहीं करेगी, डायरेक्टली एक्ट नहीं करेगी, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। अब कैसे होता है देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक न्यूरॉन है, आपका जो सिनेप्स होता है उसकी बात करते हैं। ये सिनेप्स है और ये सिनेप्स क्या रिलीज कर रहा है? यहां से आपका रिलीज हो रहा है एसीएच, एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर साइट पर जाएगा। जो रिसेप्टर साइट है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। तो ये क्या होगा? यहाँ से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाएगा और यहाँ जो इसके रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है आपके एसिटाइलकोलिन के कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये कौन से रिसेप्टर है? आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एसिटाइलकोलिन आएगा और क्या हो जाएगा? इनके ऊपर बाइंड हो जाएगा। ये रिसेप्टर के ऊपर आके एसिटाइलकोलिन आपका बाइंड हो गया। जब ये रिसेप्टर पे बाइंड होगा एसिटाइलकोलिन और ये अपना रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और आपकी जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक और एंजाइम पाया जाता है। वो एंजाइम क्या करता है? जो एसिटाइलकोलिन यहाँ यूज हुआ है उस एसिटाइलकोलिन को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाएगा, इस एंजाइम को अपन बोलेंगे एसिटाइलकोलिन। ये एक टाइप का एंजाइम है जो क्या करता है? इस एसिटाइलकोलिन को अपने पास लेता है और क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय करने का काम कर देता है। तो इस एंजाइम का नाम है एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज, या अपन बोल सकते हैं कोलिनेस्टेरेज या एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज। तो एसिटाइलकोलिन
एसिटाइल कोलिनस्टेरेज एंजाइम है जो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये तो हो रहा है एक नॉर्मल फंक्शन, ये आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन या मसल, और ये ऐसी ये जाके इस पे एक्ट कर रहा है। अब अपन बात करते हैं कि ये दोनों ड्रग जो है वो किस टाइप की या कहां जाके एक्ट करेगी। तो इन दोनों ड्रग की बात करें तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो डायरेक्टली कहां जाके एक्ट करती है, रिसेप्टर के ऊपर। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कहां जाके एक्ट करेगी, डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगी। ऐसी ड्रग को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। जब ये डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाएगी, एसिटाइल कोलिन के साथ में फंक्शन करेगी तो ज्यादा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी, और जब ज्यादा रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो आपका फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बात करें इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग डायरेक्टली रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होती है, डायरेक्टली रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करती है। ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग यहां से डायरेक्टली की बजाय इनडायरेक्टली किसको स्टिमुलेट कर, ब्लॉक कर देती है, इस एसिटाइल कोलिनस्टेरेज को ब्लॉक कर देती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग किसको ब्लॉक करेगी, एसिटाइल कोलिनस्टेरेज को। जब ये एसिटाइल कोलिनस्टेरेज ब्लॉक हो जाएगा तो जो एसिटाइल कोलिन यहाँ आ रहा है, वर्क कर रहा है, वो एसिटाइल कोलिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और जब एसिटाइल कोलिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो इस एरिया में एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, और ज्यादा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो आपका कोलिनर्जिक एक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग डायरेक्टली रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग एसिटाइल कोलिनस्टेरेज को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से आपके एसिटाइल कोलिन का डिस्ट्रक्शन स्टॉप हो जाता है। और जब डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपके एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होगा, ज्यादा रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, और आपका जो एक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। अब अपन बात करते हैं इनमें कौन कौन सी ड्रग्स होती है। तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग को हम बोल सकते हैं कोलिनर्जिक अगोनिस्ट ड्रग, इनको अपन अदर नेम से क्या बोल सकते हैं, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट ड्रग। ये कौन सी ड्रग हो गई, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट। और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग को अपन बोल सकते हैं, ये कोलिनस्टेरेज को ब्लॉक कर रही है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एंटी कोलिनस्टेरेज। ये क्या कहलाती है आपकी, एंटी कोलिनस्टेरेज, एंटी कोलिनस्टेरेज। तो दोनों को आपको याद रखना है। जो ड्रग डायरेक्टली क्या कर रही है, रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रही है, उसको अपन बोलेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग या डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। और जो इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करा रही है बाय ब्लॉकिंग द एसिटाइल कोलिनस्टेरेज, उनको अपन बोलेंगे एंटी कोलिनस्टेरेज। तो आपको ये दोनों याद रखना है। अब अपन बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कौन सी होती है, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कौन सी होती है। तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है मस्कुलिनिक ड्रग, और सेकंड जो है वो है निकोटिनिक ड्रग। पहला है मस्कुलिनिक ड्रग और दूसरा है आपका निकोटिनिक ड्रग। मस्कुलिनिक ड्रग फिर से दो टाइप की होती है आपकी, कोलिनेस्टर और एल्केलॉइड, एल्केलॉइड्स, कोलिनेस्टर एंड एल्केलॉइड्स। और निकोटिनिक एक ही टाइप की होती है। तो मस्कुलिनिक ड्रग आपकी दो टाइप है, कोलिनेस्टर और एल्केलॉइड। अब बात करते हैं कि कोलिनेस्टर कौन सी होती है और एल्केलॉइड कौन सी होती है। तो कोलिनेस्टर को याद रखने के लिए मैंने आपको पहले बताया था एक ट्रिक, ABCM के नाम से आप इसको याद रख सकते हो, ABC और M। चार ड्रग है यहाँ पे, ABCM। A फॉर एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, B फॉर बेथनेकोल, बेथेनेकोल, बेथेनेकोल CHOLE, C फॉर कार्बाकोल, कार्बाकोल, और M फॉर मेथाकोलिन, मेथाकोलिन। तो ये चार ड्रग है यहाँ पे आपको याद रखनी है। जो आपकी कोलिनेस्टर है उसके अंदर एसिटाइल कोलिन, बेथनेकोल, कार्बाकोल एंड मेथानोकोलिन। और एल्केलॉइड्स के अंदर आपको याद रखनी है मस्क्यूरिन,
और पिलोकार्पिन। दो ड्रग आपको याद रखनी है इसके अंदर, मस्कुलिन एंड पिलोकार्पिन। तो ये है आपका पूरा क्लासिफिकेशन डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग का, जिसके अंदर डायरेक्ट एक्टिंग में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें आपके दो मस्कुलिनिक एंड निकोटोनिक, निकोटोनिक के अंदर आपका निकोटिन और उसके अलावा कुछ ड्रग्स जो है ये डबल एक्ट करती है, कुछ निकोटिन को भी स्टिमुलेट करती है, कुछ मस्कुलिन को करती है, तो हम आगे देखेंगे। तो कोलिन एस्टर के अंदर 4 ड्रग आपकी एस्टाइल कोलिन, बेथनाकोल, कार्बाकोल एंड मेथाकोलिन, और आपका एल्कलॉइड के अंदर मस्कुलिन एंड पिलोकार्पिन। बात करें इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। बात करें पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या है, तो इसको हम डिटेल में जब अपन वापस जब इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स पढ़ेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट शॉर्ट में इतना बता देता हूं कि रिवर्सिबल ऐसी ड्रग होती है जो एक बार रिसेप्टर साइट पे बाइंड होगी, और बाइंड होने के बाद कुछ टाइम में क्या होगी, उस रिसेप्टर से डिटैच हो जाएगी, कुछ मिनट्स के अंदर वापस क्या हो जाएगी, रिसेप्टर से डीअटैच हो जाएगी। तो जैसे कोई ड्रग आई, रिसेप्टर पे बाइंड हुई, 5 मिनट तक एक्शन किया और फिर डीअटैच हो गई, और 5 मिनट बाद वो रिसेप्टर फिर से फ्री हो जाएगा और अपना फंक्शन प्रॉपर्ली वापस कर सकता है। तो ऐसी ड्रग को अपन बोलते हैं रिवर्सिबल, जहां पे रिसेप्टर फिर से रिवर्स में जा सकता है, अपना फंक्शन पहले वाला वापस कर सकता है, क्योंकि ड्रग 5 मिनट बाद वहां से डीअटैच हो जाती है। इरिवर्सिबल में क्या होता है कि ड्रग एक बार बाइंड हो गई तो वो रिसेप्टर की साइड से डीअटैच नहीं होती है, वो रिसेप्टर साइड पे जो रिसेप्टर है उसको परमानेंट ब्लॉक कर देगी, रिसेप्टर को अपना फंक्शन नहीं करने देगी। और जब रिसेप्टर अपना फंक्शन नहीं करेगा तो जब तक नया रिसेप्टर सिंथेसाइज नहीं होगा तब तक वो रिसेप्टर ब्लॉक ही रहेगा। इसकी वजह से इसको अपन बोलते हैं इरिवर्सिबल, यानी रिसेप्टर का फंक्शन वापस रिवर्स यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसलिए इनको नाम दिया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ड्रग्स। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल की बात करें अपन, इसके अंदर अपन देखते हैं इरिवर्सिबल के अंदर फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन, और एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है एंडोफोनियम, एड्रोफोनियम, सॉरी नॉट एड्रोफोनियम। और इरिवर्सिबल की बात करें, ऐसी ड्रग जो रिसेप्टर के फंक्शन को वापस नहीं रिवर्स होने दे रही है, उन ड्रग को अपन बोलते हैं इरिवर्सिबल ड्रग्स। तो इसके अंदर जो एग्जांपल है आपके आइसोफ्लूराफेट, इकोथायोफेट, तो ये कुछ एग्जांपल है जो आपको इरिवर्सिबल के अंदर याद रखना है। आइसोफ्लूराफेट, इकोथायोफेट, मेलाथायोन याद रख सकते हो, मेलाथायोन THION, मेलाथायोन। तो ये जो एग्जांपल है ये क्या है, सारे इरिवर्सिबल ड्रग्स के, आइसोफ्लूराफेट, इकोथायोफेट, मेलाथायोन, पेराथायोन, ये सारे एग्जांपल क्या हो गए आपकी इनडायरेक्ट एक्टिंग एंटी कोलिनस्टेरेस ड्रग, जो इनडायरेक्टली क्या करती है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाती है और रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। तो ये चार जो ये अपन ने दो क्लासिफिकेशन लिखे, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। अपन अब स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। पहले अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, उसके बाद अपन पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। तो स्टार्ट करते हैं अपन डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में। सबसे पहले जो आपकी कोलेस्टर वाली जो ड्रग्स है, जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन, बेथनाकोल, कार्बाकोल, मेथाकोल, तो इनके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर इन ड्रग्स के बारे में अपन बाद में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अपन बात करते हैं इन ड्रग्स की, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की। फर्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, या जिनको अपन बोल सकते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। और इनमें सबसे पहले अपन बात करेंगे, फर्स्ट ड्रग जो है वो है एसिटाइल कोलिन।
बात करें एसिटाइल कोलिन की, अगर अपन फार्माकोलॉजिकली देखें तो एसिटाइल कोलिन जो है फार्माकोलॉजिकली अपन इतनी यूज नहीं करते। आपने देखा होगा एसिटाइल कोलिन जो है वो बहुत ही रेयरली जो है वो यूज होती है, और अपन उसको जो यूज है वो रेयरली होता है। कभी भी एसिटाइल कोलिन फार्माकोलॉजिकली यूज नहीं की जाती है। तो ये तो अपन समझ रहे हैं कि यूज नहीं की जाती, पर इसका रीजन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्यों यूज नहीं होती है। एसिटाइल कोलिन जो है वो फार्माकोलॉजिकली अपन यूज क्यों नहीं करते हैं। तो इसको यूज नहीं करने का पहले लाइन अपनी याद रखनी है आपको, एसिटाइल कोलिन या इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन SEH। SEH रेयरली यूज्ड इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और इसके रीजन क्या है, रीजन की बात करें तो एसिटाइल कोलिन की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एसिटाइल कोलिन जो ड्रग है उसका हाफ लाइफ जो होता है वो बहुत ही कम होता है। एसिटाइल कोलिन ड्रग अपन ने पेशेंट को इंट्रोड्यूस की तो कुछ ही सेकंड में ड्रग क्या हो जाती है, एंटी कोलिनेस्टेजेस और ब्यूटाइल कोलिनेस्टेजेस जो होते हैं उनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। इसका जो हाफ लाइफ है वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, और जब शॉर्ट अराउंड इसकी बात करें तो अराउंड 5 to 30 सेकंड, इवन कुछ रेयरली 30 तो बहुत रेयरली होता है, 20 सेकंड में ड्रग पहले क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ 5 to 30 सेकंड। और इसको कौन डिस्ट्रॉय करता है, ड्यू टू और रैपिडली डिस्ट्रॉय बाय दो टाइप के कोलिनेस्टेजेस है, एक आपका एसिटाइल कोलिनेस्टेजेस है और एक ब्यूटाइल कोलिनेस्टेजेस है। जो ब्यूटाइल कोलिनेस्टेजेस होता है वो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा में, और जो एसिटाइल कोलिनेस्टेजेस है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर आपको मिलता है। तो जैसे अपन ने ब्लड में इंट्रोड्यूस की, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, ब्यूटाइल कोलिनेस्टेजेस, वो इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वेरी रैपिडली डिस्ट्रॉय बाय ब्यूटाइल कोलिनेस्टेजेस and acetyl cholinesterase। इसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ क्या है, बहुत ही कम है, 5 to 30 सेकंड हाफ लाइफ अगर बात करें तो 5 से 30 सेकंड। तो जब आप ड्रग दोगे, ड्रग अपने टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगी, उससे पहले ही क्या हो जाएगी, बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और आपको जो टारगेट जो इफेक्ट चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। उसके अलावा इस ड्रग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एसिटेट ग्रुप पाया जाता है, और एसिटेट जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर जितने भी आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उन सबको स्टिमुलेट करता है। ये जो ड्रग है ये क्या करती है, स्टिमुलेट मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर, मस्क्यूरेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, दोनों रिसेप्टर को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। और जब बॉडी के दोनों रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, आपके दोनों रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक्शन चाहिए कि मुझे इसी पार्ट में ड्रग को एक्ट करवाना है, तो उसकी ये ड्रग उसके लिए आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, सबको बॉडी के सारे पार्ट में जितने भी रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक और मस्कुलिनिक, उन सबको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। और इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं, इसका जो एक्शन है वो कैसा है, नॉन स्पेसिफिक एक्शन। स्पेसिफिक उसको बोलेंगे जो एक स्पेसिफिक टिश्यू या रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे। फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग सिर्फ मस्कुलिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रही है और किसी को नहीं कर रही, तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एक्शन। बट ये सबको कर रही है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन स्पेसिफिक एक्शन। तो पहला रीजन क्या हो गया यूज नहीं करने का, कि वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ है उसकी वजह से। और दूसरा रीजन क्या है कि ये ड्रग जो है नॉन स्पेसिफिक एक्शन देती है, और नॉन स्पेसिफिक एक्शन की वजह से हम इसको कोई स्पेसिफिकली पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तीसरा क्या है कि ये ड्रग जो होती है बहुत ही हाईली पोलराइज्ड होती है। हाईली पोलराइज्ड यानी बहुत हाईली चार्ज होती है। यह हम बोल सकते हैं ये ड्रग वाटर सोल्यूबल होती है। और ऐसी ड्रग जो वाटर सोल्यूबल हो या फिर हाईली पोलराइज्ड हो, वो ड्रग आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ब्लड ब्रेन बैरियर या और प्लेसेंटल बैरियर, उन सबको क्रॉस नहीं कर सकती हो। जब आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती तो ये ब्रेन तक नहीं पहुंच सकती, और इसकी वजह से हम इसको यूज नहीं करते। तो ये ड्रग डज नॉट क्रॉस
डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर ड्यू टू हाईली चार्ज, या इसको चार्ज बोल सकते हैं या हाईली पोलराइज्ड बोल सकते हैं, हाईली चार्ज या पोलराइज्ड। तो जो ड्रग हाईली चार्ज या पोलराइज्ड होती है वो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। या हाईली चार्ज मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल है जो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जो मॉलिक्यूल लेस चार्ज होते हैं वो होते हैं लिपिड सोल्यूबल। तो लिपिड सोल्यूबल इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, लेकिन वाटर सोल्यूबल क्रॉस नहीं कर सकती। तो इन सारी वजह की वजह से हम एसिटाइलकोलिन को फार्माकोलॉजिकल एक्शन में यूज नहीं करते। एसिटाइलकोलिन जो है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन या मैनेजमेंट में हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो इस ड्रग के बारे में आपको यही याद रखना है कि ये ड्रग का हाफ लाइफ बहुत कम है, ये ड्रग नॉन स्पेसिफिक एक्शन देती है, और प्लस इस ड्रग की जो स्पेसिफिसिटी है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए हम इसको मैनेजमेंट में यूज नहीं करते। ये तो था फर्स्ट ड्रग एसिटाइलकोलिन। अब बात करते हैं सेकंड ड्रग की, वो है बेथनेकोल। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग बेथनेकोल। सेकंड ड्रग की बात करें बेथनेकोल। बेथनेकोल की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, और इसके एक्शन को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा थोड़ी देर बाद, तो उस ट्रिक को भी अपन बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एसिटाइलकोलिन है उसके अंदर क्या होता है, एसीटेट ग्रुप पाया जाता है, और उस एसीटेट ग्रुप की वजह से क्या होता है, उसका नॉन स्पेसिफिक एक्शन होता है। बट इस ड्रग की बात करें तो ये भी एक एसिटाइलकोलिन की ही कैटेगरी की ड्रग है, उसी की तरह सेम एक्शन करती है। बट इस ड्रग के अंदर क्या होता है कि जो एसिटेट ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बामेट में चेंज हो जाता है। एसिटेट ग्रुप चेंज इनटू कार्बामेट, और जब एसिटेट ग्रुप कार्बामेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपन देखते हैं क्या होगा। इसके अंदर क्या होगा, इन दिस ड्रग एसिटेट ग्रुप किस में पाया जाएगा, एसिटाइलकोलिन के अंदर। वो एसिटेट ग्रुप चेंज इनटू कार्बामेट। और ये कार्बामेट में चेंज होने का क्या रीजन है, तो कार्बामेट में चेंज होने का रीजन ये है कि अगर एसिटेट ग्रुप प्रेजेंट है, अगर एसिटेट ग्रुप प्रेजेंट है तो उस एसिटेट ग्रुप को जो आपका ब्यूटाइल कोलिनेस्टेजेज और जो एसिटाइल कोलिनेस्टेजेज है वो इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट अगर एसिटेट की जगह कार्बामेट आ जाएगा तो इसके ऊपर एसिटाइल कोलिनेस्टेजेज और ब्यूटाइल कोलिनेस्टेजेज जो है वो क्या करेंगे, स्लो एक्शन हो जाएगा उनका, वो इसको डिस्ट्रॉय स्लोली करेंगे। और जब स्लोली एक्शन करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो जाएगा। पहली ड्रग जो थी वो क्या थी, शॉर्ट टर्म हो गई थी, बहुत कम टाइम के लिए इफेक्ट आ रहा था एसिटाइलकोलिन का, लेकिन इसका इफेक्ट फिर क्या आएगा, लंबे टाइम तक आएगा। क्यों, क्योंकि एसिटेट ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बामेट में, और कार्बामेट को इन दिस ड्रग एसिटेट ग्रुप चेंज इनटू कार्बामेट एंड acetyl cholinesterase and cholinesterase destroyed it slowly। अब जब स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो इसका जो एक्शन है वो कैसा हो गया, लॉन्ग टर्म इफेक्ट या लॉन्ग टाइम एक्शन अपने को देखने को मिलेगा। और जब हम किसी पर्सन को ड्रग देंगे तो बेसिकली ड्रग हम ऐसे यूज करेंगे, बहुत शॉर्ट टर्म वाली यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत कम टाइम के लिए होता है, उसका बार बार हमें वो ड्रग देनी पड़ेगी। लेकिन हम अगर बेथनेकोल यूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। इसका जो इफेक्ट है वो रहेगा अराउंड 60 मिनट्स। ये ड्रग 60 मिनट तक क्या करेगी, एक्ट करेगी। तो 60 मिनट तक आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि एसिटेट ग्रुप कार्बामेट में चेंज हो गया और कार्बामेट को कोलिनेस्टेजेज इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, इसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है आपको, इस ड्रग के अंदर क्या होता है, एडिशनली एक और ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, एक और मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है, वो है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप additionally added to this drug। इस ड्रग के अंदर मिथाइल ग्रुप क्या होगा, एक एडिशनली ऐड कर दिया जाएगा। और जब मिथाइल ग्रुप एडिशनली ऐड हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इस ड्रग का एक्शन जो है वो स्पेसिफिक एक्शन हो जाएगा। ये ड्रग क्या करेगी, सिर्फ
और सिर्फ मस्कुलिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी। ड्यू टू एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप ये ड्रग क्या करेगी, सिर्फ इसको स्टिमुलेट करेगी, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को। और जब सिर्फ मस्कुलिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो ड्रग का इफेक्ट क्या हो गया, स्पेसिफिक इफेक्ट हो गया। आपने पहले देखा कि वो ड्रग मस्कुलिनिक को भी स्टिमुलेट करे, निकोटिनिक को भी स्टिमुलेट करे, बट यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया और इस मिथाइल ग्रुप एडिशनल की वजह से ड्रग का क्या हो गया, एक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो मिथाइल ग्रुप एडिशनली एडेड टू दिस ड्रग एंड due to this drug only stimulate muscarinic receptor और जब कोई ड्रग सिर्फ एक ही रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन कैसा रहेगा इसका, स्पेसिफिक एक्शन। तो स्पेसिफिक एक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, इस ड्रग को यूज करते हैं कि ये क्या है, स्पेसिफिक एक्शन शो करती है, इसकी वजह से हम इस ड्रग को यूज करते हैं ज्यादा कंपेयर टू एसिटाइलकोलिन। अगर आपको फार्माकोलॉजिकली कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है तो हम एसिटाइलकोलिन की जगह क्या यूज कर सकते हैं, बैथनिकोल, क्योंकि एसिटाइलकोलिन का हाफ लाइफ बहुत कम है लेकिन यहाँ इसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, क्योंकि एसिटेट ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बामेट में, और कार्बामेट को कोलिनेस्टेरेज इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ग्रुप मेथाइल ग्रुप ऐड हो गया, और इस मेथाइल ग्रुप के ऐड होने की वजह से जो ड्रग है वो सिर्फ किसको स्टिमुलेट करेगी, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को, ओनली किसको स्टिमुलेट करेगी, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को। जब सिर्फ मस्कुलिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एक्शन ऑफ ड्रग। अब ये स्पेसिफिक एक्शन होता क्या है, कहां जाके ड्रग एक्ट करती है, वो हम देखते हैं। तो इस ड्रग का जो मेन पर्पज है, मेन यूज है, जो मेन एक्शन है वो है, यूज की बात करें इसके तो आप इसको याद रख सकते हो एक शॉर्ट ट्रिक में, वो है बेथ एक्टिवेट बाउल एंड ब्लैडर। आप इस शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो कि बेथ बी एंड बी, ट्रिपल बी, बेथ बाउल ब्लैडर, बेथ एक्टिवेट द बाउल एंड ब्लैडर। यानी इसका जो मेन यूज है वो इन दोनों जगह पे ही है। अगर आपके बाउल में और ब्लैडर में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, बाउल मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या इस टाइप की कोई भी कंडीशंस है, या ब्लैडर के अंदर यूरिनरी रिटेंशन हो गया, तो उन सारी कंडीशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, बेथनिकोल ड्रग यूज कर सकते हैं। तो आप याद रख सकते हो बेथ एक्टिवेट द बाउल एंड ब्लैडर। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस आती है जहां हम इसको बाउल मूवमेंट या ब्लैडर के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे बाउल की बात करें, जीआई सिस्टम की बाउल या जीआईटी मान सकते हैं अपन। जीआईटी की बात करें तो जीआईटी के अंदर इसका जो पर्पज हुआ है, जितनी भी जीआई पोस्ट ऑफ जीआई सर्जरी, पोस्ट ऑफ पेशेंट ऑफ पोस्ट ऑफ जीआई सर्जरी पेशेंट, जीआई सर्जरी के जो पोस्ट ऑफ पेशेंट होंगे, इन पेशेंट के अंदर क्या होता है, बाउल मूवमेंट पैरालाइज हो जाता है, थोड़ा टाइम के बाद स्टार्ट होता है, वो इजीली स्टार्ट नहीं हो पाता है आफ्टर सर्जरी। तो उन पेशेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, बेथनिकोल ड्रग यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका बाउल मूवमेंट इजीली जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और पेशेंट को कोई भी अदर कॉम्प्लिकेशन उनसे हम बचा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफ जीआई सर्जरी वाले पेशेंट है उनमें हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एटोनिक स्टोमक में यूज कर सकते हैं, एटोनिक स्टोमक। अगर स्टोमक की जो टॉन्सिटी है और वो कम हो, या ऐसी कोई कंडीशन फाइब्रस वाली कंडीशन आ जाए, फाइब्रोजेनिक, तो ऐसी कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि एटोनिक स्टोमक है, तो वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। या कंडीशन होती है कंजेनाइटल मेगाकोलोन। पीडियाट्रिक में आपने पढ़ा होगा कि कुछ जो आपका कोलोन है उसके कुछ सेल्स जो है उसमें गैंग्लियोनिक न्यूरॉन नहीं पाए जाते हैं और उसकी वजह से उनमें मूवमेंट नहीं होता है, आपका जो गैस्ट्रिक मोटालिटी वो प्रेजेंट नहीं होती है, और उसकी वजह से जो भी कंटेंट है वो आगे नहीं पहुंचता है और इसी से कोलोन मेगा हो जाती है, वाइड हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, टेम्पररी यूज कर सकते हैं बेथनिकोल। उसके अलावा जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स व GERD है, वहां भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपका जो फूड कंटेंट है वो नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, उसकी वजह से बार बार अपर GI रिफ्लेक्स आता है, तो GERD के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। तो ये तो हो गया GIT के अंदर।
बात करें अपन यूरिनरी सिस्टम की बात करें या ब्लैडर की बात करें, तो यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है कि जो कंडीशंस है वो कौन सी होनी चाहिए, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन है और वहां आप इसको यूज कर रहे हो तो पेशेंट को और ज्यादा पेन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेशेंट के कॉलोन के अंदर कैंसर हो गया, बहुत बड़ा ट्यूमर है और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट को मोशन पास नहीं हो रहा और आपने बैथनिकोल ड्रग दे दी, तो बैथनिकोल ड्रग की वजह से गैस्ट्रिक मोर्टालिटी इंक्रीज होगी, और गैस्ट्रिक मोर्टालिटी इंक्रीज होगी तो और ज्यादा पेशेंट को पेन होगा, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो हमें ऐसी कंडीशन में देनी है जहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन नहीं हो। तो दोनों में आपको याद क्या रखना है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, चाहे वो जेटी के अंदर हो चाहे वो ब्लैडर या यूरिनरी सिस्टम के अंदर हो, दोनों में नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन होनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर जैसे आपकी कंडीशन हो सकती है, जैसे मोस्टली अपन देखते हैं पोस्ट ऑफ पेशेंट, जहां पे बहुत बार अपन देखते हैं कि पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पाते और उनको हमें फोलिस डालना पड़ता है। तो फोलिस डालने की बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं, बैथनिकोल यूज कर सकते हैं, क्योंकि फोलिस डालने से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे यूटीआई के। तो उसको पहले हम क्या कर सकते हैं, बैथनिकोल ड्रग यूज कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हुआ तो बाद में अपन अगले मेजर पे जा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफ पेशेंट हो गया, या फिर पोस्टपार्टम कंडीशन, पोस्टपार्टम पेशेंट आफ्टर डिलीवरी जो होते हैं, उन पेशेंट में भी हम देखते हैं कि उनमें भी यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। तो उस यूरिनरी रिटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं बैथनिकोल। उसके अलावा अगर अपन बात करें और अदर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई कंडीशन जिसके अंदर जैसे आपका हाइपोटोनिक ब्लैडर है या एटोनिक ब्लैडर है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, तो ऐसी कंडीशन में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। हाइपोटोनिक मायोजेनिक या न्यूरोजेनिक ब्लैडर, जिसमें ब्लैडर की जो डेट्रोसल मसल्स है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, तो उसको अपन प्रिवेंट करने के लिए ये ड्रग यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक यूज है जिनको आप याद रख सकते हो दो कंडीशन से, बेथ, बाउल और ब्लेडर। ट्रिपल बी से आप याद रख सकते हो, बेथ, एक्टिवेट, बाउल एंड ब्लेडर। तो आपको याद हो जाएगा बैथनिकोल, बाउल, ब्लेडर, क्योंकि और कोई भी ड्रग बी नाम से स्टार्ट नहीं होती है। तो ब्लेडर, बाउल, बैथनिकोल, इसका मेन यूज इसी कंडीशन में होता है, बहुत बेथ, एक्टिवेट द बाउल एंड ब्लेडर। अब बात करते हैं अपन इस ड्रग के साइड इफेक्ट की। ये तो हो गया इसका यूज की, कहां हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली यूज होता है इसका जीआईटी और उसके अलावा आपका ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लैडर यूरिनरी रिटेंशन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो आप वहां पे इसको यूज नहीं कर सकते। तो बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट, क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स, तो साइड इफेक्ट्स की बात करें, साइड इफेक्ट्स जो होंगे वो रिलेटेड टू किससे होंगे, जनरलाइज्ड कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन। और जब अपन ये ड्रग देंगे तो आपका कोलिनर्जिक सिस्टम क्या हो सकता है, स्टिमुलेट हो सकता है। और जब कोलिनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो जहां पे भी अदर कोलिनर्जिक रिसेप्टर अदर जगह प्रेजेंट है वहां पे भी आपको उसका एक्शन देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जैसे अपन ऊपर से देखें, स्टार्ट करें हेड से, तो पर्सन को क्या हो सकता है, स्वेटिंग, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक पे एक्ट करता है, तो स्वेटिंग हो सकता है। बहुत ज्यादा सलाइवेशन। प्यूपिल्स की बात करें तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके अलावा अपन बात करें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, इसके अलावा हार्ट की बात करें ब्रेडिकार्डिया, और उसके अलावा ब्रेडिकार्डिया होगा तो क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन, वेन डायलेट हो जाएगी, वेसोडाइलेशन, उसकी वजह से फ्लैशिंग होगी, आपको रेड दिखेगा पूरा, वेन डायलेट होने से रेड फ्लैश दिखेगा आपको। तो फ्लैशिंग, तो ये सारे जो है पर्सन को, इसके अलावा यूरिनरी अर्जेंसी, अनकंट्रोल्ड यूरिन पास करने की जो होती है अर्जेंसी,
अर्जेंसी, उसके अलावा कौन मोशन पास हो सकता है ऑटोमेटिकली। तो ये सारी कंडीशन पेशेंट में आपको देखने को मिल सकती है एज ए साइड इफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद कुछ कंडीशंस है जहां पे हम इस ड्रग को यूज नहीं कर सकते, जिनको अपन बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कहाँ कहाँ ये ड्रग हमें यूज नहीं करनी, बैथनिकोल ड्रग हमें कहाँ यूज नहीं करनी है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ बैथनिकोल, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ बैथनिकोल। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ऐसी कंडीशन जहां पे पहले से ही कोई सीवियर प्रॉब्लम हो रही है और हम अगर ये ड्रग देंगे, फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट कंडीशन वो है पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। तो अगर अपन बात करें कोलिनर्जिक सिस्टम की, तो ये क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जीआईटी के सिक्रेशंस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपने पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को ये ड्रग दिया तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो स्टिमुलेट होगा और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होने की वजह से ज्यादा सिक्रेशंस आएंगे, गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा सिक्रेट होगा और उसकी वजह से पेशेंट को क्या होंगे, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए हम कोलिनर्जिक ड्रग को पेप्टिक अल्सर में नहीं दे सकते। उसके अलावा अगर बात करें आगे नेक्स्ट सीओपीडी, पेशेंट अगर सीओपीडी का है, पहले से ही ऑब्स्ट्रक्शन है और अगर आपने कोलिनर्जिक ड्रग दिया, बैथनिकोल ड्रग दिया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और होगा और उसकी वजह से पर्सन को और ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी वजह से हम बैथनिकोल ड्रग सीओपीडी के पेशेंट में भी यूज नहीं करते हैं। उससे अलावा इस्चेमिक हार्ट डिजीज, इस्चेमिक हार्ट डिजीज में पहले से ही क्या हो रहा है कि ब्लड को जो हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई पहले से कम मिल रही है और अगर आपने पेशेंट को क्या किया, बैथनिकोल ड्रग दिया, तो उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा तो उसकी वजह से और कम ब्लड सप्लाई होगी और पेशेंट को और क्या हो सकता है, ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी हम नहीं देते हैं। और एक और कंडीशन पार्किंसन, पार्किंसन वाली कंडीशन में भी हम ये ड्रग नहीं देते। पार्किंसन में आपने देखा होगा, पार्किंसन में दो सिस्टम आपके काम करते हैं, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। एक होता है आपका डोपामिनर्जिक सिस्टम और दूसरा होता है कोलिनर्जिक सिस्टम, जिसमें अपन एसिटाइलकोलिन की बात करते हैं। तो डोपामिनर्जिक सिस्टम और एसिटाइलकोलिनर्जिक सिस्टम, पार्किंसन में क्या होता है कि जो निग्रिया स्ट्रेटम है उसका डीजनरेशन हो जाता है और उसकी वजह से डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है और उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन या कोलिनर्जिक सिस्टम फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब डोपामिनर्जिक जो है उसकी वजह से कम होने की वजह से आपको पेशेंट के अंदर हाइपोकाइनेसिया देखने को मिलता है, डोपामिनर्जिक सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करने की वजह से। और जो एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से पेशेंट को क्या होते हैं, ट्रेमर्स आते हैं। यहाँ तो आपको देखने को मिलेगा ब्रेडिकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन और इसकी वजह से क्या आ रहा है, पर्सन को ट्रेमर्स आ रहे हैं कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से। अब हमने क्या दिया, कोलिनर्जिक ड्रग दिया जो क्या कर रही है, और ज्यादा कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है। वो आपने पहले से ही बढ़ा हुआ था और उसके साथ में आपने क्या दिया, बैथनिकोल ड्रग दे दिया। तो ये ड्रग दिया तो इसकी वजह से और कोलिनर्जिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी और ट्रेमर्स और क्या हो जाएंगे, सीवियर आपको देखने को मिलेंगे, सीवियर ट्रेमर्स। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को पार्किंसन वाली कंडीशन में बैथनिकोल ड्रग यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है जो आपको याद रखना है कोलिनर्जिक ड्रग के, बैथनिकोल ड्रग के। तो अभी तक अपन ने दो ड्रग देखी, पहली एसिटाइलकोलिन और दूसरी आपकी बैथनिकोल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी अपनी जो मैंने सेकंड ड्रग बताई अभी आपको, बैथनिकोल ड्रग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है बैथनिकोल ड्रग के बारे में कि बैथनिकोल ड्रग क्या है और इसका क्या फार्माकोलॉजिकल यूज है, क्या इसका साइड इफेक्ट है और क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं थर्ड ड्रग जो है वो है कार्बाकोल। कार्बाकोल की बात करें तो इसका भी एक्शन जो है वो सिमिलर है, बस इसमें एक चीज जो डिफरेंट होती है वो ये होती है कार्बाकोल की बात करें तो यहां पे भी जो एसिटाइलकोलिन का जो एसीटेट ग्रुप था, सिमिलर जो अभी अपन ने देखा कि जो एसीटेट ग्रुप था एसिटाइलकोलिन में, एसीटेट ग्रुप, ये एसीटेट ग्रुप इसमें भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेम उससे एसीटेट ग्रुप कन्वर्ट इनटू कार्बामेट, सेम जैसा अभी अपन ने बैथनिकोल में देखा सेम टू सेम इसमें भी हो जाता है कि एसीटेट ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बामेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब कार्बामेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस कार्बामेट का जो डिस्ट्रक्शन है
वो जितने भी कोलेस्ट्रेजेज है, ब्यूटाइल कोलेस्ट्रेजेज है, एसिटाइल कोलेस्ट्रेजेज है, वो इसको डिस्ट्रॉय क्या करेंगे, स्लोली करेंगे, और स्लोली करेंगे तो इसका भी एक्शन क्या है, लॉन्ग एक्शन रहेगा कंपेयर टू एसिटाइल कोलिन। तो कार्बामेट और इसको जो आपके कोलेस्ट्रेजेज डिस्ट्रॉय स्लोली, और स्लोली करेंगे तो लॉन्ग एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसका भी अराउंड 60 मिनट के समथिंग एक्शन अपने को देखने को मिलता है। तो पहला जो है बेथनेकोल के सिमिलर की ये ड्रग भी क्या है, सिमिलर एक्शन, लॉन्ग टाइम का एक्शन देती है, बट इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इस ड्रग के अंदर एडिशनली मेथाइल ग्रुप ऐड नहीं होता है। जो बेथनेकोल में अपन ने देखा था कि एक एडिशनली मेथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मेथाइल ग्रुप नहीं होगा तो आप समझ ही गए होंगे, जब मेथाइल ग्रुप नहीं है तो ड्रग जो है सिर्फ मस्कुलिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करेगी, वो मस्कुलिनिक और निकोटिनिक दोनों को करेगी, और जब दोनों को करेगी तो ड्रग का एक्शन कैसा हो गया, नॉन स्पेसिफिक एक्शन। तो इसका भी क्या है, नॉन स्पेसिफिक एक्शन होता है, इसलिए हम इस ड्रग को भी ज्यादा पेशेंट में यूज नहीं करते हैं। तो इसका क्या है, इसके अंदर नो एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, और जब मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तो इसकी वजह से स्टिमुलेट मस्कुलिनिक प्लस निकोटिनिक दोनों को स्टिमुलेट करेगी, और जब दोनों को स्टिमुलेट करेगी तो इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक एक्शन। और नॉन स्पेसिफिक एक्शन की वजह से हम इस ड्रग को ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बस इसका जो मेन यूज है वो यूज होता है, हम इसको एज ए सेकंड चॉइस, नॉट फर्स्ट चॉइस, एज ए सेकंड चॉइस ड्रग यूज कर सकते हैं ग्लूकोमा के अंदर। ये ड्रग अपन ग्लूकोमा में यूज कर सकते हैं। इसका जो यूज है वो है ग्लूकोमा के अंदर एज ए सेकंड चॉइस ड्रग। ग्लूकोमा में क्या करेगी ये ड्रग, ग्लूकोमा में एक तो आपका प्यूपिल कॉन्ट्रिक्स, जो प्यूपिल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाती है, इसको अपन बोलते हैं माइड्रेसिस या प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी मियोसिस, नॉट माइड्रेसिस, इज मियोसिस या प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। और दूसरा पर्पस क्या होता है, सीलियरी मसल्स जो है उसको क्या कराती है, उसके अंदर स्ट्रेच करवाती है, सीलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, सीलियरी कॉन्ट्रैक्शन। और ये जब दोनों एक्शन देखने को मिलेंगे तो इसकी वजह से आपका आईयूपी कम हो जाएगा, और आईयूपी कम होगा तो पेशेंट में ग्लूकोमा के अंदर जो आईयूपी बढ़ा वो कम हो सकता है। तो इसका एक ही यूज याद रखना आपको, ऑप्थेल्मोलॉजिकल यूज है, टॉपिकल हम इसको यूज करते हैं कार्बाकोल ड्रग को। ये नॉन स्पेसिफिक ड्रग होने की वजह से हम इसको ज्यादा इसके आईवी यूज नहीं करते हैं, सिर्फ इसको टॉपिकल एज ए आई के अंदर ही यूज की जाती है, दूसरी जगह यूज नहीं करते। और आई में भी हम तब यूज करते हैं जब पिलोकार्पिन ड्रग अपन इफेक्टिव नहीं है, तो हम किस पे जा सकते हैं, कार्बाकोल पे। तो ये ग्लूकोमा के अंदर मियोसिस और सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कैसे आईयूपी कम होगा उसको हम आगे देखेंगे। तो बात करते हैं इस ड्रग की। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है बस, कि इसका यूज है वो क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजिकल यूज ही है, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक ड्रग है। तो हम इसको आपकी जो आईवी है उसमें पेरिफेरल आईवी के अंदर यूज, सिस्टमिक यूज नहीं कर सकते। तो ये था कार्बाकोल ड्रग के बारे में। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है मैथाकोल ड्रग। मैथाकोलिन ड्रग की बात करें, मैथाकोलिन ड्रग जो है ये भी, इसके अंदर भी मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। ये सिर्फ मस्कुलिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये भी सिर्फ इसको स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट मस्कुलिनिक रिसेप्टर ओनली। और इसका भी एक्शन कैसा हो गया, स्पेसिफिक एक्शन, क्योंकि सिर्फ इसको एक्टिवेट कर रही है मस्कुलिनिक रिसेप्टर को, तो स्पेसिफिक एक्शन। बात करें इस ड्रग की यूज की, इस ड्रग का जो मेन यूज होता है, मैथाकोलिन ड्रग का जो मेन यूज है वो आपको याद रखना है कि जो मैथाकोलिन ड्रग है
इसका जो यूज करते हैं अपन, ये जो ड्रग है एज ए टेस्ट के रूप में यूज की जाती है हाइपर सेंसिटिव या हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ द ब्रोंक्यो, आपका जो ब्रोंकस है उसकी हाइपर रिएक्टिविटी को देखने के लिए अपन इस ड्रग को यूज करते हैं। यूज एज द टू चेक द हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। यूज क्या है इसका? टू चेक द हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोंकियल ट्री, स्पेशली ऐसे पेशेंट जिनको क्या है, अस्थमा है, अस्थमा वाले पेशेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए एज ए टेस्ट करने के लिए इसको हम एज ए ड्रग यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एज ए टेस्ट के लिए। क्या होगा इसमें कि फॉर एग्जांपल जैसे दो पर्सन है, एक पर्सन और ये दूसरा पर्सन, आपको क्या करोगे, इससे एज ए इनहेलेशन फॉर्म में इसको अपन पेशेंट को देंगे। पहला जो पर्सन है ये क्या है, नॉर्मल पर्सन है, और दूसरा जो पर्सन है वो क्या है, अस्थमेटिक पर्सन, अस्थमा वाला पेशेंट है। तो इस ड्रग का बहुत माइनर सा अमाउंट, हम क्या देंगे, माइनर अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट इस पेशेंट को हम देंगे। जब ये माइनर सा अमाउंट इस नॉर्मल पेशेंट की ब्रोंकियल्स के अंदर जाएगा, ब्रोंकियल ट्री में जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये माइनर सा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और उसकी वजह से पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ड्रग देंगे, उसके बाद उसका रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग करेंगे कि पर्सन को कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस नॉर्मल पर्सन को इस माइनर से डोज में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर ये पेशेंट अस्थमेटिक है, हाइपर रिएक्टिविटी वाली कंडीशन है, तो इस कंडीशन में जो अपन सेम डोज देंगे, माइनर डोज इसी भी पेशेंट को अपन ने दिया, माइनर डोज, बहुत कम डोज दिया, तो इस माइनर डोज पे भी इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं कि इस पर्सन को क्या है, हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर है, अस्थमा हो सकता है। उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। जब भी हम ये टेस्ट करेंगे तो इससे पहले आपको क्या रखना है, बेड साइड पे ऑलवेज केप्ट ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर हमें पहले से ही क्या रखना है, बेड साइड पे रखना है, क्योंकि अगर आपने ब्रोंकोडायलेटर नहीं रखा। बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, तो नेक्स्ट ड्रग है अपना वो है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन की बात करें तो पिलोकार्पिन एक किस टाइप की ड्रग है, एल्केलॉइड्स ड्रग है। एल्केलॉइड्स यानी अपन इसको एल्केलॉइड्स या बोल सकते हैं प्लांट ड्राइव्ड, प्लांट से डेरिव्ड है ये। प्लांट से लिया गया ड्रग है ये। जो अपन ने पहले ड्रग्स पढ़ी वो सारी जो भी कोलिन एस्टर थी वो सारी सिंथेटिक थी, बट जो पिलोकार्पिन है और मस्कुरेनिक ड्रग है वो क्या है, प्लांट से डेरिवेट है। बात करें पिलोकार्पिन ड्रग की, तो इसका भी क्या है, स्पेसिफिक एक्शन है, क्योंकि इसमें भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी क्या है, स्पेसिफिक ड्रग, और ये सिर्फ किसको स्टिमुलेट करती है, मस्कुरेनिक को, मस्कुरेनिक रिसेप्टर, ओनली स्टिमुलेट मस्कुरेनिक रिसेप्टर। और इसका जो एक्शन है, ये जो ड्रग है मोर स्टेबल विथ एसिटाइलकोलिन या कोलिन। जो कोलिन होती है उनके साथ ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल का मीनिंग है ये कोलिन इनको इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, तो इस एक्शन जो है वो कैसा है, लॉन्ग टाइम एक्शन। ये कुछ आवर्स तक एक्शन करती है, अराउंड 2 to 4 आवर तक आपका एक्शन इसका देखने को मिलता है। अराउंड इसका जो एक्शन देखने को मिलेगा आपको अराउंड 2 to 4 आवर्स के लिए आपको इसका एक्शन देखने को मिलेगा। बात करें इस ड्रग का यूज, तो पिलोकार्पिन ड्रग का जो मेनली यूज होता है वो अपन यूज करते हैं ऑप्थेल्मिक ड्रग के रूप में, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और उसके अंदर की जो मेन कंडीशन है वो है ग्लूकोमा। इसका जो मेन यूज है वो है ग्लूकोमा के अंदर पिलोकार्पिन यूज। और इसका यूज कहाँ होता है, मोस्टली ग्लूकोमा के अंदर। ग्लूकोमा की बात करें, ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो जाता है, आई का जो आईओपी है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आईओपी इंक्रीज होने का रीजन क्या हो सकता है, जैसे ये आपका आई बॉल है, आई बॉल की बात करें, आई बॉल की स्ट्रक्चर्स, समथिंग इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर्स होता है आपके आई बॉल का। और यहाँ पे जो आपके पाए जाते हैं आइरिस, ये दोनों आइरिस के
बीच में जो स्पेस है इसको अपन बोलते हैं, जो आपका प्यूपिल्स होता है वो आपका क्या है, ये बीच का स्पेस क्या है, प्यूपिल्स होता है, ये प्यूपिल। और इसके साथ में क्या पाई जाती है आपकी जो सीलियरी मसल्स है वो, और सीलियरी मसल्स के पास भी पाई जाती है एक मेसवर्क जिसको अपन बोलते हैं ट्रेबेकुलर मेसवर्क। तो उस सारी चीजों को अपन यहाँ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स है उसमें कैसा बनेगा। तो ये आपका आइरिस, ये कॉर्निया, ये आपका कॉर्निया, और इधर आपका स्क्लेरा, कॉर्निया और स्क्लेरा, और ये जो जंक्शन इसको अपन बोलते हैं कॉर्निया स्क्लेरो जंक्शन। इस कॉर्निया स्क्लेरो जंक्शन के यहाँ पे क्या पाई जाती है आपकी एक फ्रेमवर्क, एक मेसवर्क पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं, इस टाइप का एक मेसवर्क होता है, इसको बोलते हैं ट्रेबेकुलर मेसवर्क। ये क्या कहलाता है आपका ट्रेबेकुलर मेसवर्क। और इस जो यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ जो पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है आपकी ये सीलियरी बॉडी, और इसके साथ में पाई जाती है आपकी सीलियरी मसल्स, ये है सीलियरी मसल्स। सेम इधर भी ऐसा ही रहेगा, और इसके साथ में ये सीलियरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट और सीलियरी मसल्स। तो लगभग कुछ इस टाइप की एक स्ट्रक्चर्स है। इसमें अपने दो चेंबर बनाए, पहला आपका एंटीरियर चेंबर, दूसरा आपका पोस्टीरियर चेंबर, सॉरी नॉट एंटीरियर, पोस्टीरियर। ये जो स्ट्रक्चर्स अपन ने बनाई इस तरह की, ये आपका एक चेंबर बन गया। यहाँ पे अब क्या होता है कि यहां से आपका रिलीज होता है जो विट्रस, जो आपका आई के अंदर जो फ्लूइड, विट्रस फ्लूइड है वो रिलीज होता है यहाँ से, दोनों तरफ से रिलीज होगा ये फ्लूइड। और ये फ्लूइड किधर मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है। इधर भी आपका ये ट्रेबेकुलर मेसवर्क चेंबर, और यहाँ आपका पाया जाता है ये आपका जो लेंस जो है, सॉरी आपका ये लेंस। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर आपका ट्रेबेकुलर मेसवर्क यहाँ पाया जाता है। तो ये फ्लूइड यहाँ से मूव करता है, एंटीरियर चेंबर में जाता है, एंटीरियर चेंबर से इस मेसवर्क के थ्रू आपकी जो कैनाल स्क्वेलम होती है उसके थ्रू वेन के अंदर ड्रेन हो जाता है। तो कुछ लोगों के अंदर क्या हो सकता है, जो ये एक एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल के अंदर क्या होता है, कुछ लोगों में ये एंगल नैरो हो सकता है कंजेनिटली, और कुछ लोगों में हो सकता है कि इस मेस वर्क के अंदर फाइब्रस बन गया, वो ओपन नहीं हो रहा प्रॉपर्ली। तो जब प्रॉपर ओपन नहीं होगा तो जो फ्लूइड यहाँ से आ रहा है वो प्रॉपर यहाँ से ड्रेन नहीं होगा, और फ्लूइड ड्रेन नहीं होगा तो इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब आईओपी इंक्रीज, प्रेशर बढ़ेगा, आईओपी बढ़ेगा, तो उसको अपन बोलते हैं ग्लूकोमा। तो हम क्या करते हैं, पिलोकार्पिन ड्रग देते हैं। पिलोकार्पिन क्या करता है, पहला तो इस मसल्स को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। तो आपकी सीलियरी मसल से उनको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब सीलियरी मसल सब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये मैस वर्क है, ये भी क्या होगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। और जब पीछे की तरफ ये मूव करेगा तो मूवमेंट के दौरान ये क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है, और आपका जो ड्रेनेज नहीं हो रहा था वो ड्रेनेज प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्या करेगा, ये प्यूपिल्स के ऊपर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन जनरेट, प्यूपिल को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। और जब आपका प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ में यहाँ से जब प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्यूपिल क्या करेगा, जो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जो आपका जो सीलियरी मसल्स जो है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। और जब सीलियरी मसल्स यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये जो पार्ट है इसका क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगी, वाइड हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो एंगल था वो ओपन हो सकता है, जो भी ड्रेनेज नहीं हो रहा था वो ड्रेनेज होना स्टार्ट हो सकता है। तो मेन जो आपको यहाँ याद रखना है, फोकस करना है कि ये पिलोकार्पिन क्या करती है, जो आपका ओपन जो एंगल है उसमें किसी टाइप की प्रॉब्लम है तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के, और आपके जो ट्रेबेकुलर मेसवर्क है उसको क्या करती है, ओपन करा के इसको ड्रेनेज करने का काम करेगी। तो इसको जब अपन आई पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका मेन यूज कहाँ हो गया, ग्लूकोमा के अंदर हो गया। उसके अलावा कुछ कंडीशन होती है, जैसे कंडीशन होती है जीरोस्टोमिया, एक कंडीशन इसको अपन बोलते हैं जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया यानी इसको अपन बोला जाता है ड्राई माउथ। हो सकता है कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर सलाइवरी ग्लैंड क्या हो गई, डैमेज हो गई, कुछ ग्लैंड्स बची है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, और जो कुछ ग्लैंड्स है वो डैमेज हो गई। तो हम क्या करेंगे, इन पेशेंट्स को, जीरोस्टोमिया वाले पेशेंट या ड्राई माउथ वाले पेशेंट को पिलोकार्पिन स्प्रे देंगे। और जब पिलोकार्पिन स्प्रे देंगे तो उनकी सलाइवरी ग्लैंड क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और उनका माउथ फिर से क्या हो जाएगा, सिक्रेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जीरोस्टोमिया वाले पेशेंट के अंदर अपन यूज कर सकते हैं। या एक कंडीशन जिसको अपन बोलते हैं सोर्गन सिंड्रोम।
Sjogren syndrome। Sjogren syndrome स्पेशली ओनली इन फीमेल देखने को मिलता है। फीमेल के अंदर क्या होता है, एक कंजेनाइटल कंडीशन है ये। कंडीशन कौन सी है ये, कंजेनाइटल कंडीशन। कंजेनाइटल कंडीशन, और इसके अंदर क्या होता है, इन विच आपकी जो लैक्रिमल ग्लैंड है प्लस जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, दोनों क्या हो जाती है, कंजेनाइटली डैमेज हो जाती है। इन विच लैक्रिमल एंड सलाइवरी ग्लैंड डैमेज। और जब दोनों ग्लैंड डैमेज हो जाएगी तो पर्सन का आई भी ड्राई हो जाएगी और माउथ भी ड्राई हो जाएगा। ड्राई आई और ड्राई माउथ देखने को मिलेगा। तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आई के अंदर ड्रॉप डाल सकते हैं, माउथ के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। तो वो दोनों को स्टिमुलेट करेगी और पेशेंट को क्या हो सकता है, रिलीफ प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सकता है। तो उन कंडीशन में भी हम इसको यूज ऐसे ड्रग पिलोकार्पिन को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें कि अगर एट्रोपिन टॉक्सिसिटी हो गई, एट्रोपिन टॉक्सिसिटी या एट्रोपिन की डोज हाई हो गया और उसकी वजह से माइड्रेसिस पीपल बहुत ज्यादा डायलेट हो गया, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या कर सकते हैं, एट्रोपिन टॉक्सिसिटी वाली कंडीशन में भी अपन पिलोकार्पिन यूज कर सकते हैं माइड्रेसिस को ट्रीट करने के लिए। और उसके अलावा कुछ कंडीशंस होती है जहां पे एडिशन ऑफ लेंस और जो आपका लेंस के साथ में जो आइरिस है, दोनों का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। लेंस जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका लेंस था और इसके साथ में जो आइरिस है, ये आइरिस और लेंस के बीच में यहाँ पे क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जॉइंट हो गया। तो आइरिस और लेंस में अगर जॉइंट हो जाएगा तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे और फिर अपन उसका अपोजिट ड्रग देके, जो ये कोलिनर्जिक ड्रग है उसकी जगह अपन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देकर फिर से रिट्रैक्ट कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे और रिट्रैक्ट कराएंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी अपन ये ड्रग यूज पिलोकार्पिन कर सकते हैं। तो ये सब था पिलोकार्पिन ड्रग के बारे में, जो अपन ने 1 by 1 सारी ड्रग देखी। जो अभी फर्स्ट क्लास ड्रग थी अपनी डायरेक्ट कैटेगरी वाली ड्रग, वो सारी आज अपन ने डिस्कस करी। इसमें पहला अपन ने देखा था एसिटाइलकोलिन, बेथनेकोल, कार्बाकोल, मेथिनिकोल और मेथेनेकोलिन। उसके बाद में अपन ने लास्ट में देखा पिलोकार्पिन ड्रग्स। ये सारी ड्रग्स है डायरेक्ट एक्टिंग, ये डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाकर उसको स्टिमुलेट करती है और डायरेक्टली क्या करती है, एक्ट करती है। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी अपनी वो है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग को अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिनके अंदर अपन दोनों कैटेगरी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के बारे में डिटेल में 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आप कंटिन्यू स्टडी करें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।